नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में चुनाव जीतने में कोई समस्या नहीं लगती है। सारे पॉलिटिकल पंडित भी यही दावा कर रहे हैं कि मोदी आराम से हैट्रिक लगा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सनातन वोट सदियों सदियों तक उन्हीं की पार्टी को मिलते रहें। इन्हें चुनौती देने वाला कोई और आएगा ही नहीं। मोदी ने देश के हर कोने में सनातन के स्वरूप यानी कि मंदिरों का न सिर्फ कायाकल्प किया है, बल्कि वो डंके की चोट पर यह भी कहते हैं कि उनसे पहले की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बात सिर्फ वोट बैंक की होती तो विरोधी सवाल उठाते, लेकिन प्रधानमंत्री ने वोट के साथ साथ इसी सनातन के भरोसे अर्थव्यवस्था भी मजबूत करने का काम किया है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में आस्था का ऐसा अर्थशास्त्र बिछा दिया है कि जो दिन रात तरक्की करता जा रहा है। और इसमें राम मंदिर के बाद अब लेटेस्ट जुड़ने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का मां कामाख्या का कॉरिडोर। ये रिपोर्ट देखिए। क्या अगले एक साल में अयोध्या की अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने से यूपी में आस्था का अर्थशास्त्र बदल जाएगा? क्या अयोध्या काशी बनाएंगे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी? क्या अयोध्या का राम मंदिर भारत में धार्मिक पर्यटन के मायने बदल देगा? जिस दिन से अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरे देश भर से लाखों पर्यटक राम के इस धाम में पहुंच रहे हैं। और इसी हिसाब से भगवान के दरबार में दान की बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि रामलला के दरबार में दान पेटियों को गिनने में लगे कर्मचारी थक जा रहे हैं, क्योंकि इतना दान आ रहा है कि वो गिन ही नहीं पा रहे। अयोध्या में रामलला के दरबार में सिर्फ पिछले 10 दिनों में ही 25 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। हालांकि ये पूरा दान अलग अलग माध्यमों के जरिए आया है। रामलला को सबसे ज्यादा दान ऑनलाइन मिला है। राम भक्त जिस बड़ी संख्या में दान पेटी में दान कर रहे हैं, उसे गिनने के लिए 14 लोगों को लगाया गया है। राम मंदिर में धन वर्षा इस कदर हो रही है कि दिन में कई बार दान पेटियों को खाली किया जाता है और दान के पैसों को गिनने के लिए बैंक के 11 स्टाफ और 3 मंदिर के कर्मचारी शामिल होते हैं। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक राम मंदिर में मौजूद दान पेटियों में राम भक्तों की ओर से 8 करोड़ रुपए से अधिक नगद दान आया है। इसके अलावा बाकी का पैसा ऑनलाइन मिला है। रामलला के गर्भगृह के सामने दर्शन पथ के पास बड़े बड़े आकार की 4 दान पेटियां रखी गई हैं, जिनमें मंदिर आने वाले राम भक्त दान करते हैं। राम भक्तों के चंदे से दान पेटियां जल्द भर जाती हैं, जिसे दिन में कम से कम 2 बार खाली करना पड़ता है। चारों दान पेटियों में आए चढ़ावे का हिसाब रखने के लिए एक टीम गठित की गई है। ये सभी बैंक कर्मचारी दान का पैसा गिनते हैं और हर रोज शाम को राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय में दान के पैसे को जमा कर देते हैं। ये दान अभी और ज्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अयोध्या धाम में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पूरे देश भर से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी और भी आएंगे। सरकार की पूरी कोशिश है कि अयोध्या को सनातन का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाए। अभी औसतन अयोध्या में हर रोज 2.5 लाख के करीब पर्यटक आ रहे हैं। इस हिसाब से अयोध्या में सालाना 9 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आएंगे। और ये आंकड़ा भी तब का है जब अयोध्या में अभी तक सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। अभी अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम चल ही रहा है। अगर यह आंकड़ा इससे कम भी रहता है, तब भी अयोध्या धार्मिक पर्यटन के मामले में दुनिया में अलग रिकॉर्ड कायम कर लेगा। अयोध्या ईसाइयों के पवित्र शहर वेटिकन सिटी और मुसलमानों के लिए पवित्र शहर सऊदी अरब के मक्का को भी पीछे छोड़ देगा। मक्का में हर साल 2 करोड़ के करीब लोग पहुंचते हैं, जबकि वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख के करीब टूरिस्ट पहुंचते हैं। दुनिया की सारी एजेंसीज दावा कर रही हैं कि एक साल में अयोध्या में मिनिमम 5 करोड़ पर्यटक तो पहुंचेंगे ही।
इस हिसाब से अयोध्या दुनिया में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, जिससे जाहिर तौर पर कमाई भी ज्यादा ही होगी। अब यह भी समझ लीजिए कि कैसे धार्मिक पर्यटकों के आने से अयोध्या यूपी की जीडीपी में हजारों करोड़ रुपए का योगदान देगा। ऑन एन एवरेज ऐसा समझ लेते हैं कि अयोध्या आने वाला श्रद्धालु औसतन कम से कम 2,500 रुपए तो खर्च करेगा ही। वो होटल में रहेगा, मंदिर दर्शन के लिए फूलमाला और प्रसाद खरीदेगा, खाएगा पिएगा, आने जाने के लिए ऑटो, रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल करेगा, तो 2,500 रुपए तो खर्च होंगे ही। अब अगर हर रोज यूपी में 2.5 लाख राम भक्त आएंगे, जो कि आ रहे हैं, तो इस हिसाब से सालाना 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व इकट्ठा होगा। जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या पर जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या विश्व के एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर और इसके साथ ही राज्य की पर्यटन योजना के चलते मोटी कमाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी भारत को साल 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर चुके हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है और इसमें भी अयोध्या नगरी बड़ी भागीदार बनेगी। यूपी सरकार को वित्त वर्ष 2025 में 20 से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 की तुलना में 2024 में यूपी में पर्यटकों द्वारा किया जा रहा खर्च करीब 2 गुना हो सकता है। घरेलू और विदेशी पर्यटकों का यूपी में खर्च 4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। राम भक्तों की आस्था की यही भीड़ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ा रोल निभाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के बनने से 20,000 नई नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे। नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड समेत कई देशों ने अयोध्या में गेस्ट हाउस खोलने की दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां अयोध्या में 5 स्टार होटल भी खोल रही हैं। यानी कुल मिलाकर अयोध्या धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान बनने जा रहा है। मोदी के विरोधियों का एक प्रमुख आरोप यह होता है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण करने से क्या होता है। वो अक्सर मोदी को मंदिरों की जगह अस्पताल और स्कूल बनाने को कहते हैं, लेकिन मोदी की यही खासियत है, वो स्कूल भी बनाते हैं, अस्पतालों का भी निर्माण करते हैं और साथ में मंदिर भी ऐसे डेवलप करते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल कर रख देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसे बने हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और इन 2 सालों में इस कॉरिडोर ने वाराणसी की तस्वीर बदल कर रख दी है। ऐसा नहीं है कि काशी की महत्ता में कोई कमी आई हो या वो बढ़ गई है। काशी की महत्ता जैसे पहले थी वैसी ही अभी भी है, लेकिन ज्योतिर्लिंग होने की वजह से पहले का काशी सिर्फ धार्मिक महत्व का होता था, अब काशी पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई है। और ये सब सिर्फ इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि मोदी ने काशी धाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बदलने का सपना देखा और पूरा किया। पहले मंदिर सिर्फ 3,000 वर्ग फुट में फैला था, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग फुट से ज्यादा हो चुका है। 2019 में काशी में केवल 68 लाख श्रद्धालु आए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पिछले 2 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आए हैं। खुद यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कॉरिडोर के कारण पर्यटन क्षेत्र में 34% से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में लगे लोगों की कमाई में 65% की वृद्धि देखी गई है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे वाराणसी के कारोबार में 10 गुना का इजाफा हुआ है।
वाराणसी का सालाना कारोबार 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि रोजाना करीब 2 लाख लोग विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं, जिससे पूरे वाराणसी की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया है। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी वाले से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक और फूलमाला बेचने वालों से लेकर होटल धर्मशाला वालों तक सबकी कमाई कई गुना बढ़ गई है। काशी के ही जानकारों के मुताबिक काशी विश्वनाथ धाम से जुड़े लोगों की आमदनी में 4 से 5 गुना का फर्क देखा गया है। आज देश में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। मोदी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अपने मंदिरों की विरासतों को सहेजने से वो विकास के नए आयाम भी गढ़ सकते हैं। व्यवस्थाएं भले ही मंदिरों के नाम पर हो रही हों, लेकिन इनसे लाखों करोड़ों लोगों का न सिर्फ जीवन सुधर रहा है, बल्कि धार्मिक पर्यटन के नए कीर्तिमान भी गढ़े जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उज्जैन को ही ले लीजिए। उज्जैन महाकाल की नगरी है, महत्ता तो वैसी ही है, लेकिन उज्जैन में महाकाल लोक बनाकर मोदी ने उसकी कायापलट ही कर दी। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकते। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या का असर अब बाबा महाकाल के खजाने पर भी दिखने लगा है। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। 2021 में जब महाकाल लोक नहीं था तो मंदिर को 22 करोड़ 13 लाख रुपए का दान मिला था। फिर 2022 में अक्टूबर तक महाकाल मंदिर को 24 करोड़ रुपए का दान मिला और इसी वक्त मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया और रातों रात काया पलट हो गई। 2022 के आखिरी 3 महीनों में महाकाल को 22 करोड़ 51 लाख रुपए का दान मिला। फिर 2023 में सिर्फ 8 महीनों में ही 135 करोड़ रुपए की धनराशि दान में प्राप्त हुई। महाकाल मंदिर में रोजाना 50 लाख रुपए तक का दान आ रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 6 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। पहले यहाँ पर रोज करीब 50 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब यहाँ करीब 1.5 लाख लोग रोज आते हैं। उज्जैन के होटलों में वीकेंड में 100% की बुकिंग हो गई है। इसके अलावा उज्जैन में जमीनों के सौदों में हर महीने 1000 तक बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का भी काम किया। 2013 की त्रासदी में केदारनाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन मोदी दिल्ली से बैठे बैठे ही केदारनाथ के विकास कार्यों की समीक्षा करते रहे। दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया। खुद कई बार केदारनाथ भी गए। नतीजा ये रहा कि केदारनाथ समेत 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ...2023 में करीब
50 लाख से ज्यादा लोगों ने चारधाम की यात्रा पूरी की। 2022 में 46,27,000 लोगों ने चारधाम के दर्शन किए थे। 2023 में करीब 19,61,000 से ज्यादा भक्तों ने केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी की। बद्रीनाथ में करीब 18,34,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसी साल गंगोत्री यात्रा 9,05,000 से ज्यादा भक्तों ने पूरी की और यमुनोत्री में करीब 7,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। कुल मिलाकर मोदी धार्मिक पर्यटन का पुनर्जागरण कर रहे हैं और डंके की चोट पर बता रहे हैं कि उनके पहले की सरकारों ने इस महत्व को कभी समझा ही नहीं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। अखिलेश यादव ने चुनाव से 1 महीने पहले बहुत बड़ी बात कह दी। अखिलेश ने 90 का योग बताकर बड़ा इशारा कर दिया। पीडीए और इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन बहुत बढ़ा दिया। योगी को टेंशन फ्री कर दिया। अखिलेश को क्या ऐसा पता चल गया कि जिसकी राहुल गांधी को भनक भी नहीं है। यूपी की यादव बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ताजा रुझान चौंकाने वाले हैं। योगी का 80 में से 80 जीतने का दावा कितना मजबूत है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। अखिलेश ने पीडीए के 90% वोट कैसे गिन लिए? क्या अंक गणित में अखिलेश बड़ी मिस्टेक कर गए? क्या इंडिया और पीडीए के चक्कर में कंफ्यूज हो गए? अखिलेश यादव का यह ट्वीट सेव कर लीजिए। मई में जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी अंक गणित का लेवल क्या है। उन्होंने दावा किया है कि 24 में 90% मतदाता समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। 90% का गणित अखिलेश ने कैसे सेट किया है, इसे भी समझ लेते हैं। ओबीसी 49%, दलित 16%, अल्पसंख्यक 21%, सवर्ण 4%, ये टोटल 90% हुआ। अखिलेश यादव ने कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक की है, कितना लोचा किया है, उसे भी जान लीजिए। यूपी में सवर्ण 19%, ओबीसी 41%, दलित 21% और मुस्लिम करीब 19% हैं। ये है 100% मतदाताओं का हिसाब, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से ऑफिशियल है। इस हिसाब से लगता है कि अखिलेश राम लहर में पीडीए की हवा बनाने के लिए हवाई आंकड़े उछाल रहे हैं। कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? यूपी और बिहार के चुनाव में जात का बोलबाला रहता है। यूपी में केमिस्ट्री चलती है तो बिहार में अंक गणित। यूपी में किसकी केमिस्ट्री का फॉर्मूला हिट होगा और किसका फ्लॉप,
इसे समझने के लिए जातियों का जादुई गेम समझ लेते हैं। यूपी में 19% सवर्णों में ब्राह्मण 10%, ठाकुर 7% और अन्य सवर्ण 2% के करीब हैं। 41% ओबीसी में यादव 9%, कुर्मी 5%, मौर्य कुशवाहा 4%, निषाद 4% और अन्य ओबीसी 19% हैं। यूपी में दलितों का ब्लॉक 21% के करीब है। इसमें जाटो 12% और गैर जाटो करीब 9% हैं, जबकि मुसलमान करीब 19% हैं। अखिलेश इस मुगालते में जी रहे हैं कि जात पात की बुनियाद पर पीडीए हकीकत बन जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पीडीए की वो बात करते हैं उसमें एक नहीं कई दावेदार हैं। अगर पीडीए के पी मतलब पिछड़ों की बात करें तो यादवों में अखिलेश यादव, कुर्मियों में अनुप्रिया पटेल और स्वतंत्र देव सिंह, मौर्य में केशव प्रसाद मौर्य, निषाद में संजय निषाद। इनमें अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद सभी बीजेपी में हैं या बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। मतलब पिछड़ी जातियों के 5 बड़े दावेदारों में 4 बीजेपी के साथ हैं। अब अखिलेश के डी यानी दलित को डिकोड करते हैं। यूपी के 21% दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर को गिन सकते हैं। 12% जाटो मायावती के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में बचे हुए 9% गैर जाटो अगर मायावती के साथ नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? जाहिर है वो अखिलेश के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो 2019 का बुआ भतीजा का गठबंधन टूटता नहीं। अब अखिलेश के अल्पसंख्यक को डिकोड करते हैं तो क्या पिक्चर बनती है? यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार ही एमवाय यानी मुसलमान और यादव पर टिका है। अगर अखिलेश के एम को देखें तो निश्चित तौर पर 19% का बड़ा चंक है, लेकिन इसमें एक नहीं 4 दावेदार हैं। खुद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी और मायावती। अखिलेश अपने 16 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। वजह कांग्रेस है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है। अखिलेश मुस्लिम बाहुल्य सीटें छोड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस उन सीटों को हासिल किए बगैर गठबंधन करना नहीं चाहती। राहुल गांधी की यात्रा 16 फरवरी को यूपी में एंट्री लेगी। हालांकि अभी इसका रूट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल, बिहार और झारखंड का रूट देखने के बाद एक बात निश्चित है, राहुल गांधी उन सीटों पर जरूर जाएंगे जहां मुस्लिम ज्यादा हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक और कंफ्यूजन है। अखिलेश पीडीए में है या इंडी अलायंस में। जब अलायंस पर इतना कंफ्यूजन है तो चुनाव में केमिस्ट्री कैसे बनेगी? मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? जबकि एनडीए की केमिस्ट्री में कहीं कोई लोचा नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 62 लोकसभा सीट जीती थी। उन्हें 49.98% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, उसे 18.11% वोट मिले थे। बीएसपी को 10 सीट मिली थी, उन्हें 19.43% वोट मिले थे। अगर जातियों के आधार पर देखें तो 2019 में बीजेपी को 82% ब्राह्मण, 89% ठाकुर, 70% वैश्य, 23% यादव, 80% कुर्मी, 72% अन्य ओबीसी, 17% जाटो, 48% गैर जाटो ने वोट दिया था। यह सैंपल हकीकत है। अखिलेश जो पीडीए का सैंपल दिखा रहे हैं वो फसाना है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश कहां थे वो भी देख लीजिए। वहीं यूपी में अपराधियों का राम नाम सत्य होगा, वो भागकर अगला चौराहा भी पार नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चेतावनी नहीं, बल्कि योगी की पुलिस इस पर अमल भी कर रही है। लखनऊ के मलिहाबाद में 3 हत्याओं के बाद फरार सिराज और फराज को 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में यूपी की पुलिस ने 2 एनकाउंटर्स भी किए, जिसमें एक वांटेड बदमाश भी मारा गया है।
योगी की पुलिस की हिट लिस्ट में मौजूद अपराधियों के नाम पर कैसे क्रॉस लग गया है, इस रिपोर्ट में समझिए। छत्तीस घंटे में कैसे सुलझा यूपी का ट्रिपल मर्डर केस। ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए हो गए 3 कत्ल? क्या योगी की पुलिस से बचकर कोई अपराधी भाग सकता है? वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अपराध के खिलाफ योगी इतने सख्त यूं ही नहीं है। जब जमीन के एक टुकड़े के लिए रिश्तों का भी खून बहेगा तो इंसाफ मांगने वालों की उम्मीद योगी से होगी। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में ट्रिपल मर्डर केस से दहशत मचाने वाले हिस्ट्री शीटर शिराज और उनके बेटे फराज को पुलिस ने 36 घंटों के अंदर धर दबोचा। दोनों बॉर्डर पार करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी की वजह से ये बचकर भागने में नाकाम रहे। यूपी पुलिस ने सिराज और फराज को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई और नाकेबंदी कर दी। आरोपी के पास पोलैंड का पासपोर्ट था, लिहाजा हर एयरपोर्ट पर मैसेज दिया गया। पुलिस को खबर मिली कि सिराज और फराज नेपाल भागने की फिराक में, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया। नेपाल बॉर्डर भी सील कर दिया। सिराज और फराज सहित उनके सहयोगियों का नंबर सर्विलांस पर था। आखिरकार क्राइम ब्रांच को उनकी लोकेशन मुरादाबाद में मिली। अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूंकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते हैं। हम लोग के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरी वारदात से पर्दा हटाया है। 2 फरवरी 2024 यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद का ये घर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपनी थार कार में 75 साल का सिराज और उसका बेटा फराज फरीद खान के इस घर में आए। इन दोनों ने फरीद खान से बहस की और उसके बाद सिराज अचानक गाड़ी में रखी लोडेड राइफल लेकर आया। सिराज ने गोली चलाई और उसके बाद बाप से राइफल लेकर बेटे ने भी गोली चलाई। इन दोनों ने फरीद के बेटे, पत्नी और चचेरे भाई ताज की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गाड़ी में सवार होकर भाग निकले। सिराज और फराज ने जिन 3 बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई वो इनके अपने ही रिश्तेदार हैं। फरहीन शिराज की सगी भतीजी थी, हंसना खान नाती और ताज चचेरा भाई था। पुलिस के मुताबिक सिराज और फराज का बरसों से पीड़ित से मनमुटाव था, लेकिन हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह बनी एक जमीन, जिस पर हक तो सभी रिश्तेदारों का था, लेकिन बाप बेटे ने कब्जा जमा कर रखा था। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसके घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहां जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहां पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया, इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिराज हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 17 से 18 केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या, मारपीट और फसाद से लेकर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 1979 में मलिहाबाद कोतवाली में सिराज की हिस्ट्री शीट खोली गई थी।
उसका हिस्ट्री शीट नंबर 11A है। काकोरी में 3, वीरगंज में 1, चौक में 7, मलिहाबाद में 7 और हरदोई में 1 केस है। इनमें हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 3, आर्म्स एक्ट के 2, गुंडा एक्ट का 1 मुकदमा शामिल है। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मलिहाबाद में सिराज ने फार्म हाउस में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी पाल रखे हैं। वो इनकी ब्रीडिंग करवाकर लाखों कमाता है। वो इनकी तस्करी भी करता था। इसके लिए उसने नेपाल का रास्ता चुन रखा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने 4 साल पहले पाकिस्तान के पंजाब के सूरबाला गांव से कुछ कबूतर भी मंगवाए थे। बबलू काजला नाम के शख्स ने कबूतर सप्लाई किए थे। पुलिस की टीमें अब सिराज का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन खंगाल रही हैं। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री शीटर भी है। 17 मुकदमे हैं, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। मुरादाबाद में 74 साल का सिराज और उसका बेटा फराज एक रिश्तेदार की मदद से छुपे थे। जब यूपी पुलिस ने भाग निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए तो दोनों ने लखनऊ में कोर्ट के सामने सरेंडर करने की प्लानिंग की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। पिछले 24 घंटों में न सिर्फ मलिहाबाद का केस सॉल्व किया है, बल्कि योगी की पुलिस ने मेरठ में दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 25,000 के इनामी बदमाश पर 6 मुकदमे दर्ज थे। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश विनय वर्मा को 2 गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस का अंतर्राज्यीय वाहन चोर के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर किसी ने अपराध किया, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, तो अगले चौराहे पर उनके राम नाम सत्य है की खबर आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी।